वेलकम टू स्टडी विद एमएस। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में। ये हमारी इंडियन पॉलिटी की लेक्चर सीरीज का सेकंड टॉपिक है। जो भारत का संविधान है, ये विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल, 12 शेड्यूल एंड 22 पार्ट है। भारतीय संविधान के निर्माण में काफी लंबा समय लगा है और जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने विश्व के विभिन्न देशों के संविधानों का अवलोकन करके भारतीय जो परिस्थितियां हैं और जो आवश्यकता है, उसके अनुरूप भारतीय संविधान का निर्माण किया है। हमारे संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये काफी रोचक और महत्वपूर्ण रही है, जिसको जानना और समझना बहुत आवश्यक है। इस वीडियो में हम प्रमुख रूप से देखेंगे कि जो भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया है, वो कैसी रही है। इसमें हम जो प्रमुख चीजें वो देखेंगे: संविधान सभा की मांग, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की कार्यप्रणाली, उद्देश्य प्रस्ताव, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य प्रमुख कार्यों, संविधान सभा की प्रमुख समितियां, संविधान का प्रभाव में आना, संविधान का प्रवर्तन, और जब जो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो ऐसी कौन सी कमियां लगी इसमें, जिस बेसिस पे इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है। और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे जो संविधान सभा है, जिसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया है, उसकी किन आधार पर आलोचना की जाती है। तो ये सारी चीजें रहेगी हमारी इसमें। तो इसमें हम एक एक करके डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे संविधान सभा की डिमांड के बारे में। जो संविधान सभा के गठन का विचार है, ये सबसे पहले 1934 में एम एन रॉय ने रखा था। जो एम एन रॉय है, ये प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक रहे हैं और जो भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग है, ये फर्स्ट टाइम 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की थी। और उसके बाद 1938 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से है, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं, इनके द्वारा ये घोषणा की गई कि जो संविधान का निर्माण है, ये वयस्क मताधिकार के आधार पर एक चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जिसमें बाहरी कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये डिमांड की गई थी, इसको अंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा 1940 में स्वीकार किया गया, जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। और जो ये संविधान सभा की दिशा में है, ये ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ऐसा पहला कदम था। इसके बाद 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सर स्टेफर्ड क्रिप्स को भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भेजा जाता है। इस संविधान को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनाया जाना था, परंतु मुस्लिम लीग ने इसको अस्वीकार करते हुए अलग पाकिस्तान निर्माण की मांग की, जिसकी अपनी संविधान सभा होगी, और इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा भी अस्वीकार कर दिया जाता है। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्रिटिसाइज करते हुए इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा। जो क्रिप्स मिशन को भारत भेजने का ब्रिटिश सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य था, वो था भारतीयों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में समर्थन प्राप्त करना। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान सभा के गठन के बारे में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया जाता है और इस नई सरकार द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक 3 सदस्यीय संसदीय समिति का गठन किया जाता है। जो ये 3 सदस्य होते हैं, ये जो व्यापार बोर्ड है, इसके अध्यक्ष सर स्टेफर्ड क्रिप्स और सैन्य सदस्यों एबी अलेक्जेंडर और भारत सचिव लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ये शामिल थे इसमें। और जो पैट्रिक लॉरेंस है, इनको इस समिति का अध्यक्ष बनाया जाता है। और ये जो 3 सदस्यीय समिति है, इसको इतिहास में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। और ये जो मिशन है, ये 1946 में भारत पहुंच जाता है और 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया जाता है। इसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने होंगे और संविधान सभा में प्रति 10 लाख की जनसंख्या के आधार पर एक प्रतिनिधि भेजा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 होनी थी और इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। और जो ब्रिटिश भारत में आवंटित की गई 296 सीटें हैं, इनमें से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर प्रांतों में से और 4 सदस्यों का चयन
मुख्य आयुक्त प्रांतों से किया जाना था। और जो प्रत्येक प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण है, ये 3 प्रमुख समुदायों मुस्लिम, सिख और सामान्य, इनके मध्य जनसंख्या के अनुपात में से किया जाना था। और जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं, जिसमें जो ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित की गई 296 सीटें हैं, इनमें से 208 सीटों पर कांग्रेस ने, 73 सीटों पर मुस्लिम लीग ने और जो 15 सीटें हैं इस पर अन्यों ने जीत हासिल की। और जो 93 सीटें हैं जो देशी रियासतों को आवंटित की गई थी, ये भरी नहीं जाती है क्योंकि इन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, जिसका मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया जाता है और अलग पाकिस्तान राष्ट्र के निर्माण पर जोर दिया जाता है। मुस्लिम लीग के द्वारा बैठक के बहिष्कार किए जाने के परिणाम स्वरूप बैठक में केवल 211 सदस्य ही भाग लेते हैं और जिसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है या चुना जाता है और जो एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णाचारी, इनको उपाध्यक्ष चुना गया और जो सर बी.एन. राव है, इनको संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। और ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में सभी शामिल क्षेत्र तथा भारत से बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। और उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। और इसके उपरांत, इसके लिए उपरांत के जो नियम है, इसके अनुसार यदि वे चाहेंगे तो जो उनकी अवशेष शक्तियां हैं वो इनमें निहित रहेंगी तथा जो प्रशासन संचालन के लिए वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी, इन राज्यों को प्राप्त होंगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। और जो अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को एक सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसके अधिकार एवं जो उचित स्थान है दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसको संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया था और ये भारतीय संविधान जो परिवर्तित संविधान है, परिवर्तित संविधान है, इसकी प्रस्तावना बनती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो इसके लिए एक एक्ट पारित किया गया था, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का, जिसके द्वारा संविधान सभा में परिवर्तन किए गए थे कुछ। जब 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाता है तो उस दौरान जो देशी रियासतें होती है, इन्होंने संविधान सभा से खुद को अलग रखने का निर्णय लिया था। परंतु जो बाद में देशी रियासतों के प्रतिनिधि है, ये धीरे धीरे करके संविधान सभा में शामिल हो गए थे। और 20 अप्रैल 1947 में 6 राज्यों के प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य बन चुके थे। और 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए जो माउंटबेटन योजना पेश की गई थी, इसको स्वीकार करने के बाद जो मैक्सिमम देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, इन्होंने अपनी सीटें ग्रहण कर ली थी। और जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जो भारतीय हिस्से के मुस्लिम लीग के सदस्य थे,
ये भी संविधान सभा में शामिल हो गए थे, जिसके कारण जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसके द्वारा संविधान सभा की जो स्थिति है इसमें प्रमुख रूप से 3 परिवर्तन किए गए थे। इसमें पहला परिवर्तन था, सभा को पूरी तरह से एक संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दिया। इसमें जो दूसरा परिवर्तन हुआ वो ये हुआ, जो संविधान सभा है ये एक विधायिका बन गई। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसको 2 अलग अलग कार्य सौंपे गए। इनमें से पहला था भारत के लिए एक संविधान का निर्माण करना, और दूसरा था जो आम कानून है इनको लागू करना। ये जो दोनों कार्य थे इनको अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार से जो संविधान सभा है ये स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी बन गई। जब भी जो सभा की बैठक है ये संविधान सभा के रूप में होती थी, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की जाती थी, और जब बैठक विधायिका के तौर पर होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीबी मामलांकर करते थे। इस तरह से जो 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में जो संविधान सभा है ये अपना कार्य करती रही, और इस समय तक जो संविधान है इसका जो निर्माण है इसका कार्य भी लगभग पूरा हो चुका था। और जो मुस्लिम लीग के सदस्य है जो पाकिस्तान में शामिल हो चुके थे, जो ये क्षेत्र थे, इन्होंने भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए थे, ये इन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से जो 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सीटों की जो कुल संख्या है ये 389 में से 299 रह गई थी, और जो भारतीय प्रांत है औपचारिक रूप से जो ब्रिटिश प्रांत है इनकी संख्या 296 में से 229, और जो देसी रियासतें हैं इनकी संख्या 93 में से 70 कर दी गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान सभा के द्वारा किए गए अन्य प्रमुख कार्यों। जो संविधान सभा का गठन है ये भारतीय संविधान के निर्माण हेतु किया गया था। इसने इसके सिवाय क्या एक्स्ट्रा कार्य किए उनको हम यहां पर देखेंगे। इसने मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया, और 24 जनवरी को ही 1950 में राष्ट्रगीत को अपनाया, और 24 जनवरी 1950 को ही जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इनको भारत के पहले प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। जो भारतीय संविधान को बनाने में है ये टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है, और इस दौरान जो संविधान सभा की टोटल बैठकें हैं ये 11 बैठकें हुई थी। और संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु विश्व के लगभग 60 कंट्रीज के संविधानों का अवलोकन किया, और इसके प्रारूप पर 114 डेज तक विचार किया। जो भारतीय संविधान है इसके निर्माण हेतु टोटल 64 लाख रुपीस का खर्चा आया, और 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा है इसकी अंतिम बैठक होती है, और 26 जनवरी 1950 को जो भारतीय संविधान है इसको अपनाया जाता है। एंड 26 जनवरी 1950 से 1951-52 तक जब भारत में पहले आम चुनाव हुए उसके बाद बनने वाली जो नई पार्लियामेंट है इसके निर्माण तक जो संविधान सभा है इसकी अंतरिम संसद के रूप में ये काम करती रही। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में। जो भारतीय संविधान है इसके निर्माण हेतु काफी सारी जो समितियां एंड उप समितियां हैं इनका गठन किया गया था, जिन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु जो प्रमुख समितियां और उससे रिलेटेड जो अध्यक्ष है वो निम्न प्रकार से है। यहाँ हमारे पास समितियां हैं और इस साइड को अध्यक्ष है इसकी समितियों के। पहली हमारे पास जो समिति है प्रमुख समिति है वो है संघ शक्ति समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और जो दूसरी है वो है संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। और तीसरी है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और जो नेक्स्ट है वो है प्रारूप समिति। जो प्रारूप समिति है ये सभी समितियों में सबसे प्रमुख है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। एंड नेक्स्ट है परामर्शदाता समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एंड जो नेक्स्ट है वो है प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एंड जो नेक्स्ट है वो है राज्यों के लिए समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट समिति है संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एंड नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति,
इस समिति को परामर्शदाता समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से 5 उपसमिति आती है, जिसमें पहली है मौलिक अधिकार उपसमिति, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी। और जो नेक्स्ट है अल्पसंख्यक उपसमिति, इसके अध्यक्ष एस सी मुखर्जी थे। एंड नेक्स्ट है उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उपसमिति, इसके अध्यक्ष गोपीनाथ बोरदोलोई थे। नेक्स्ट है छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उपसमिति, इसके अध्यक्ष ए बी ठक्कर। एंड जो नेक्स्ट समिति है वो है उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उपसमिति। इन सभी समितियों में जो सबसे प्रमुख समिति है वो है प्रारूप समिति। जो प्रारूप समिति है इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इस समिति को भारतीय संविधान का जो प्रारूप है इसको तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी, जिनमें हमारे पास पहले है डॉक्टर BAR अंबेडकर, इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और नेक्स्ट है एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये इसके सदस्य थे। और जो अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर है ये भी इसके सदस्य थे। और नेक्स्ट है डॉक्टर के मुंशी, ये भी इसके सदस्य थे। और जो नेक्स्ट है वो है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये भी इसके सदस्य थे। और जो नेक्स्ट है वो है एन माधव राव, ये भी इसके सदस्य थे। इन्होंने BL मित्रा की जगह ली थी, जिन्होंने 1948 में स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। जो नेक्स्ट है वो है TT कृष्णाचारी, जो TT कृष्णाचारी ये भी इसके सदस्य है। इन्होंने DP खेतान की जगह ली थी, जिनकी 1948 में क्या है मृत्यु हो गई थी। जो प्रारूप समिति है इसने जो हमारी अलग अलग समितियां थी इसकी सिफारिश पर जो भारतीय संविधान का प्रारूप है इसको तैयार किया और फरवरी 1948 को इसे प्रकाशित किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान के प्रभाव में आने के बारे में। डॉक्टर BR अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को संविधान का जो अंतिम प्रारूप है इसको पेश किया और इसे फर्स्ट टाइम पढ़ा गया सभा में। इस पर 5 दिन यानी कि 9 नवंबर 1948, ये 1948 है, 49 नहीं है, इस पर आम चर्चा हुई। और संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संशोधन पर खंडावार विचार किया गया। ये जो कार्य है ये 17 अक्टूबर 1949 तक चला और जो इस अवधि में कम से कम 7,653 संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें से जो टोटल संशोधन प्रस्ताव है जिस पर सभा में आम चर्चा हुई वो 2,473 थी। और जो संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ और जो डॉक्टर BR अंबेडकर है जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इन्होंने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली वी पास प्रस्ताव पेश किया। और संविधान के जो प्रारूप पर है ये पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर जो अध्यक्ष एंड इसके सदस्य थे उनके साइन लिए गए। सभा में टोटल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य ही उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया, वो स्वयं को संविधान को सौंपा। एंड जो 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना है इसमें टोटल 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल्स थी। प्रस्तावना को जब पूरे संविधान को लागू किया गया उसके बाद ये जो प्रस्तावना है ये लागू की गई। नेक्स्ट हम बात करेंगे संविधान के प्रवर्तन के बारे में। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो कुछ ऐसे प्रावधान थे जो कि 26 नवंबर 1949 को स्वतः ही लागू हो गए थे। इसमें हमारे पास प्रमुख रूप से नागरिकता, चुनाव, सदर संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम, छोटे शीर्षकों से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रावधान जैसे कि आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 एंड आर्टिकल 393, ये कुछ ऐसे प्रावधान थे जो स्वतः ही लागू हो गए थे। और जो संविधान के शेष प्रोविजंस है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। इस दिन को संविधान के शुरुआत के दिन के रूप में भी देखा जाता है और इसी दिन को रिपब्लिक डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व था। इसी दिन 1930 को जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका जो लाहौर अधिवेशन हुआ था
दिसंबर 1929 में इसके आधार पर पारित संकल्प के आधार पर 26 जनवरी 1930 को रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया था। संविधान की शुरुआत के साथ ही जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एंड इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 है, इसको समाप्त कर दिया गया। हालांकि जो एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट है 1949 का, ये लागू रहा। नेक्स्ट हम बात करेंगे भारतीय संविधान के क्रिटिसिज्म के बारे में। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो कुछ ऐसे लोग और जो संविधान बेता थे जिनको इसमें कुछ कमियां लगी, उसके आधार पर उन्होंने इसका क्रिटिसिज्म किया। तो वही कारण हम यहां पर देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिन आधारों पर क्या है भारतीय संविधान का क्रिटिसाइज किया जाता है। पहला है, जो भारतीय संविधान है ये 1935 के एक्ट की कार्बन कॉपी है, तो इस आधार पर क्या है भारतीय संविधान का क्रिटिसिज्म किया जाता है। आलोचकों का कहना है कि जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 है, भारतीय संविधान इसकी कार्बन कॉपी है और जो भारतीय संविधान में 70% के जो प्रावधान है वो इस एक्ट से लिए गए हैं। इस प्रकार से क्या है, जो भारतीय संविधान है ये भारतीय शासन अधिनियम 1935 की कार्बन कॉपी बनकर रह गया है। एक ब्रिटिश पिता हुए हैं आइवर जेनिंग्स, जिन्होंने भारतीय संविधान का क्रिटिसाइज करते हुए कहा है जो संविधान है ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से सीधा निकलता है, जहां से वास्तव में अधिकांश प्रावधानों की पार्ट से बिल्कुल उतार लिए गए हैं। नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म है वो है जो भारतीय संविधान है ये एक उदार का संविधान है। आलोचकों का कहना है कि जो भारतीय संविधान है ये एक उधार का संविधान है, इसमें नया और जो मौलिक है वो कुछ भी नहीं है। आलोचक कहते हैं जो भारतीय संविधान में प्रावधान है उसमें अधिकांश विभिन्न देशों से लिए गए हैं। नेक्स्ट जो इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है वो इसके आकार के बेसिस पर किया जाता है। जो भारतीय संविधान है इसका आकार महाकाय है। आलोचकों का कहना है कि जो भारतीय संविधान है इसमें बहुत ही ज्यादा ऐसे कुछ अनावश्यक तथ्य जोड़े गए हैं जिससे जो भारतीय संविधान है इसका आकार बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तो इसमें टोटल 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट थे और जो प्रेजेंट टाइम है इसमें ये 395 आर्टिकल, 12 शेड्यूल एंड 22 पार्ट है। एक ब्रिटिश संविधान बेटा हुए हैं आइवर जेनिंग्स, जिन्होंने इसका क्रिटिसाइज करते हुए कहा है जो प्रावधान बाहर से लिए गए हैं उनका चयन बेहतर नहीं है और संविधान सामान्य रूप से कहीं तो बहुत ही लंबा और जटिल है। अतः जो भारत का संविधान है ये विश्व का सबसे विस्तृत और जटिल संविधान है। इस आधार पर क्या है इसका क्रिटिसाइज किया जाता है। और जो नेक्स्ट बेस है क्रिटिसाइज करने का वो है जो भारतीय संविधान है ये गांधीवादी दर्शन से दूर है। जिस संविधान की कल्पना महात्मा गांधी करते थे उससे ये काफी ज्यादा दूर है। एक संविधान बेटा हुए हैं के अनुमंथ्या, उन्होंने कहा है ये वही संविधान है जिसे महात्मा गांधी नहीं चाहते थे। नेक्स्ट जो भारतीय संविधान का क्रिटिसाइज किया जाता है वो इस आधार पर किया जाता है कि जो भारतीय संविधान है ये क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। आलोचकों का कहना है कि जो भारत का संविधान है ये अत्यंत ही विधिबाधितापूर्ण और बहुत ही जटिल है। उनके अनुसार संविधान में जिस कानूनी भाषा और मुहावरों का प्रयोग किया गया है उसके चलते भारतीय संविधान एक बहुत ही जटिल दस्तावेज बन गया है, क्योंकि ये सामान्य जो व्यक्ति है, जो आम व्यक्ति है, उसकी समझ से परे है। संविधान सभा में वकीलों का बहुमत था, इसलिए इसको वकीलों का स्वर कहा जाता है। इसके लास्ट में हम बात करेंगे संविधान सभा के क्रिटिसिज्म के बारे में। जो संविधान सभा है इसके द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। तो हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कारण थे जिन आधारों पर जो संविधान सभा है इसका क्रिटिसाइज किया जाता है। पहला हमारे पास यहां पर आधार है, जो संविधान सभा है ये क्या है, एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। आलोचकों का कहना है कि जो संविधान सभा है ये एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, क्योंकि जो इसके सदस्य है इनका चुनाव भारत के लोगों द्वारा बेशक मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। इसलिए क्या है इसका क्रिटिसाइज किया जाता है। और जो दूसरा कारण है इसको क्रिटिसाइज करने का वो है जो संविधान सभा है ये क्या है, इसमें संप्रभुता का अभाव था। जो संविधान सभा है ये एक संप्रभु निकाय नहीं थी, क्योंकि जो इसका निर्माण है ये ब्रिटिश सरकार के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था। और जो संविधान सभा है जब ये अपनी बैठक करती थी तो इससे पहले क्या है इसको ब्रिटिश सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य था। और जो नेक्स्ट इसका कारण है क्रिटिसाइज करने का वो है समय की बर्बादी। आलोचकों का कहना है
कि जो भारतीय संविधान का निर्माण है इसमें आवश्यकता से ज्यादा समय लिया गया है, क्योंकि जो यूएसए का संविधान है इसके निर्माताओं ने यूएसए के संविधान को मात्र 4 महीने में ही इसका निर्माण कर दिया था, जबकि जो भारतीय संविधान है इसके निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। इस आधार पर क्या है, जो भारतीय संविधान सभा है इसका क्रिटिसाइज किया जाता है। नेक्स्ट जो कारण है भारतीय संविधान सभा को क्रिटिसाइज करने का, वो है संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व। एक ब्रिटेन के संविधान विशेषज्ञ हुए हैं ग्रैनविल ऑस्टिन, उन्होंने कहा है संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही सभा है। इस तरह से क्या है, जो भारतीय संविधान सभा है इसका क्रिटिसाइज किया जाता है। और जो लास्ट कारण है जिस आधार पर जो संविधान सभा है उसका क्रिटिसाइज किया जाता है, वो है संविधान सभा में वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। जो आलोचक है उनका कहना है कि जो भारतीय संविधान सभा है इसमें वकीलों और नेताओं का प्रभुत्व है, इसी कारण से क्या है जो समाज के अन्य वर्ग है उनको पर्याप्त जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं मिल पाया है। इसी कारण से जो भारतीय संविधान है ये इतना ज्यादा विशाल और जटिल है। ये थी हमारे भारतीय संविधान सभा के द्वारा जो भारतीय संविधान का निर्माण किया गया उसकी एक पूरी प्रक्रिया। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर ले, और जो बेल आइकन है इसको प्रेस करना ना भूले, जिससे जो अपकमिंग वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू वॉच।